आज के इस एक्सप्लेनर में हम बायोलॉजी और हेल्थ के एक ऐसे सेंसिटिव टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं जिसकी सही जानकारी होना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी जनन स्वास्थ्य के 3 सबसे बड़े और अहम स्तंभों की। एमटीपी, एसटीआईज और इनफर्टिलिटी। ये कोई किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि ऐसे ज़मीनी मुद्दे हैं जो दुनिया भर में करोड़ों लोगों की ज़िंदगी पर सीधा असर डालते हैं। तो बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं और इन जटिल मेडिकल कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। इस विश्लेषण का रोड मैप बड़ा सीधा सा है। सबसे पहले हम एमटीपी यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में जानेंगे। उसके बाद सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस यानी एसटीआईज के खतरों और बचाव को समझेंगे। और आखिर में इनफर्टिलिटी और उसे सुलझाने वाली आधुनिक एआरटी तकनीकों के पीछे के विज्ञान पर नजर डालेंगे। तो चलिए अपने पहले विषय से शुरुआत करते हैं, सगर्भता का चिकित्सीय समापन, जिसे आम भाषा में एमटीपी या प्रेरित गर्भपात भी कहा जाता है। आखिर ये है क्या? सरल शब्दों में ये प्रेगनेंसी पूरी होने से पहले उसे मेडिकली और जानबूझकर समाप्त करने की एक प्रक्रिया है। आप जरा इसके ग्लोबल आंकड़े देखें तो ये सच में हैरान करने वाले हैं। पूरी दुनिया में हर साल करीब 4.5 से 5 करोड़ एमटीपीज होते हैं। अगर इसे थोड़ा पर्सपेक्टिव में रखकर सोचें तो दुनिया भर में होने वाली कुल प्रेगनेंसी का लगभग 1/5 यानी 1/5 हिस्सा एमटीपी के जरिए ही समाप्त होता है। ये आंकड़ा खुद बताता है कि ग्लोबली ये कितना बड़ा और आम मेडिकल प्रोसीजर है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? इसके 2 मुख्य कारण होते हैं। पहला, असुरक्षित यौन संबंधों या गर्भनिरोधक के फेल हो जाने से होने वाली अनचाही प्रेगनेंसी, और दूसरा, जो कि एक बहुत सीरियस मेडिकल कारण है, जब प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखने से मां, भ्रूण या दोनों की ही जान को भारी खतरा हो। ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस में एमटीपी एक बेहद जरूरी मेडिकल कदम बन जाता है। क्योंकि ये एक बहुत ही संवेदनशील प्रोसीजर है, इसलिए इसका दुरुपयोग रोकने के लिए भारत सरकार ने कड़े कानून बनाए हैं। 1971 में जो ओरिजिनल एमटीपी एक्ट लाया गया था, उसका मुख्य मकसद फीमेल फीटिसाइड यानी कन्या भ्रूण हत्या और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को रोकना था। वक्त के साथ इसमें सुधार की जरूरत महसूस हुई और 2017 के नए संशोधनों ने इस पूरी प्रक्रिया को महिलाओं की सुरक्षा के लिए और भी ज्यादा मजबूत बना दिया है। सुरक्षा के नजरिए से देखें तो इसमें टाइम लिमिट बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी प्रेगनेंसी के पहले 12 हफ्ते तक एमटीपी कराना सबसे सेफ माना जाता है और इसके लिए एक डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत होती है। लेकिन 12 से 24 हफ्ते का जो सेकेंड ट्राइमेस्टर है, वहाँ रिस्क अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी वजह से कानून के मुताबिक इस रिस्क जोन में कम से कम 2 डॉक्टरों की राय लेना अनिवार्य है। इतने कड़े कानून होने के बावजूद ग्राउंड रियलिटी में कुछ बहुत ही गंभीर समस्याएं अभी भी मौजूद हैं। आज भी कई मामलों में अप्रशिक्षित या झोलाछाप डॉक्टरों से गर्भपात कराया जाता है, जो लिटरली जानलेवा हो सकता है। इसके अलावा एमनियोसेंटेसिस जैसी टेस्ट तकनीक का गलत फायदा उठाकर गैर कानूनी रूप से लिंग परीक्षण कराना एक बहुत बड़ा और गंभीर अपराध है। यौन संचारित संक्रमण की, जिन्हें आम भाषा में एसटीआई, एसटीआईज या एसटीडी, एसटीडीज भी कहा जाता है। चिकित्सा विज्ञान में इसे वेनेरियल डिजीज वीडी भी कहते हैं। देखिए, इसके बारे में सही और सटीक वैज्ञानिक जानकारी होना समाज के हर वर्ग के लिए एकदम जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसमें गहराई से उतरते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बेहद चौंकाने वाले आंकड़े पर नजर डालते हैं। 15 से 24। जी हाँ, मेडिकल डेटा एकदम साफ साफ बताता है कि 15 से 24 साल की उम्र के युवाओं में इन संक्रमणों की चपेट में आने का रिस्क सबसे ज्यादा होता है। ये नंबर अपने आप में ही इस पूरी जानकारी की गंभीरता को बता देता है। इस उम्र में अगर सही जानकारी न हो तो ये एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। इसीलिए आज की ये चर्चा सिर्फ एक सामान्य जानकारी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही क्रिटिकल हेल्थ अलर्ट है। अब एक नज़र डाल लेते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। हमारी ये चर्चा 5 हिस्सों में होगी। पहला, इनका परिचय और प्रमुख प्रकार। दूसरा, संक्रमण के शुरुआती लक्षण। तीसरा, लापरवाही के वो गंभीर परिणाम जो अक्सर देखने को मिलते हैं। चौथा, इनके इलाज की क्या-क्या संभावनाएं हैं। और पांचवा, इससे बचाव के 3 सुनहरे नियम। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, परिचय और प्रमुख प्रकार, यानी प्राथमिक संक्रमणों की पहचान कैसे की जाए।
वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो जो संक्रमण या बीमारियां सेक्सुअल इंटरकोर्स के जरिए एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती हैं, उन्हें ही सामूहिक रूप से यौन संचारित संक्रमण यानी एसटीआई कहा जाता है। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो ये है कि दुनिया भर में मुख्य रूप से 7 एसटीआई सबसे ज्यादा आम है। इनके नाम है गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पीज, क्लमीडिया, ट्राइकोमोनियसिस, हेपेटाइटिस बी और अंत में HIV/AIDS। इन सातों में HIV/AIDS को मेडिकल साइंस सबसे खतरनाक मानता है। क्यों? क्योंकि ये सीधे शरीर के इम्यून सिस्टम यानी बीमारियों से लड़ने की ताकत को ही पूरी तरह से खत्म कर देता है। पर रुकिए, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी मेडिकल अपवाद है जिसे समझना एकदम क्रूशल है। ज़्यादातर एसटीआई केवल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ही फैलते हैं, लेकिन हेपेटाइटिस बी और एचआईवी के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये दोनों वायरस दूसरे तरीकों से भी फैल सकते हैं, जैसे कि संक्रमित सुई इस्तेमाल करने से, संक्रमित खून चढ़ाने से या फिर किसी संक्रमित मां से उसके होने वाले बच्चे में भी। तो इन दो खास वायरसों के मामले में जो एक्स्ट्रा सावधानी चाहिए होती है वो सच में बहुत मायने रखती है। चलिए अब बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, संक्रमण के शुरुआती लक्षण और उन संकेतों को अनदेखा करने का बड़ा खतरा। संक्रमण के संपर्क में आने के ठीक बाद शरीर में आखिर होता क्या है, इसे पहचानना सबसे अहम कदम है। होता ये है कि जब कोई व्यक्ति संक्रमित होता है तो जो शुरुआती लक्षण दिखते हैं वो इतने मामूली होते हैं कि कोई भी धोखा खा जाए, जैसे जेनिटल एरिया में हल्की खुजली होना, थोड़ा दर्द महसूस होना, कोई फ्लूइड डिस्चार्ज होना या फिर हल्की सी सूजन आ जाना। असली खतरा इन लक्षणों में नहीं है। असली खतरा इस बात में है कि ये इतने हल्के होते हैं कि अक्सर लोग इन्हें एकदम इग्नोर कर देते हैं। लगता है कि अरे ये तो कोई मामूली सी बात है, अपने आप ठीक हो जाएगा, और बस यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। और इसी लापरवाही से शुरू होता है भाग 3, लापरवाही के गंभीर परिणाम। यानी जब संक्रमण का सही समय पर इलाज नहीं होता तो क्या होता है। जब उन शुरुआती हल्के लक्षणों को अनदेखा कर दिया जाता है ना, तो वो संक्रमण शरीर के अंदर ही अंदर एक बहुत ही विनाशकारी रूप लेने लगता है। तो सबसे अहम बात समझने वाली ये है कि ये जो जटिलताएं हैं ये किसी की भी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती हैं। अगर इलाज न हो तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज PID जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। बात यही नहीं रुकती, गर्भपात या मृत शिशु का जन्म जैसी दुखद स्थितियां भी सामने आ सकती हैं। एक बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भ्रूण गर्भाशय यानी यूट्रस के अंदर विकसित होने के बजाय उसके बाहर ही कहीं ठहर जाता है, जो कि सच में एक बड़ी मेडिकल इमरजेंसी है। और तो और ये संक्रमण इनफर्टिलिटी यानी बांझपन या फिर जनन मार्ग के कैंसर तक का कारण बन सकते हैं। अब आते हैं भाग 4 पर, उपचार। क्या क्या संभव है? इलाज योग्य बनाम लाइलाज एसटीआई। इतनी सारी गंभीर बातें जानने के बाद दिमाग में एक बहुत ही ऑब्वियस सा सवाल आता है कि क्या इन बीमारियों का कोई पक्का इलाज मौजूद है भी या नहीं। और ये जानकारी बहुत ही शानदार तरीके से इस बात को साफ कर देती है। मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की की है और कई बीमारियां पूरी तरह से ठीक हो सकती हैं। गोनोरिया, सिफिलिस, क्लैमीडिया और ट्राइकोमोनियसिस ये सब पूरी तरह से इलाज योग्य हैं, लेकिन शर्त बस एक है, इनका पता शुरुआती चरण में ही चल जाना चाहिए। दूसरी तरफ सच्चाई का एक कड़वा पहलू भी है। हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पीज और HIV/AIDS ये फिलहाल लाइलाज है। इनका कोई परमानेंट इलाज अभी तक विज्ञान के पास नहीं है, और यही बात चीख चीख कर कहती है कि समय रहते जांच करवाना कितना ज्यादा जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं समाधान की। हमारा 5वां और आखिरी भाग, बचाव के 3 नियम। संक्रमण से पूरी सुरक्षा कैसे की जाए, क्योंकि देखिए सबसे अक्लमंदी का काम तो यही है कि इन बीमारियों के इलाज की नौबत ही ना आए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना। बचाव के 3 एकदम सुनहरे नियम हैं जो सच में हर किसी की उंगलियों पर होने चाहिए। पहला रूल, अनजान या एक से ज्यादा पार्टनर्स के साथ यौन संबंध रखने से हमेशा बचना चाहिए। दूसरा रूल, सुरक्षा से कभी समझौता न करें और इंटरकोर्स के दौरान हमेशा कॉन्डोम का इस्तेमाल करें। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, अगर शरीर में जरा सा भी डाउट हो या कोई मामूली सा भी लक्षण दिखे तो बिना किसी झिझक या शर्म के तुरंत एक अच्छे डॉक्टर से मिलें। अगर बीमारी डिटेक्ट होती है तो बीच में दवा बिल्कुल न छोड़ें और पूरा इलाज करवाएं। तो चलिए विज्ञान के इस दिलचस्प पहलू को बहुत ही आसान और सीधे शब्दों में समझते हैं। तो इस चर्चा को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे? शुरुआत करेंगे बंध्यता यानी इनफर्टिलिटी और उससे जुड़े सामाजिक भ्रम को तोड़ने से। फिर हम समझेंगे
IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक को। इसके बाद जिफ्ट, IUT, गिफ्ट और ICSI जैसे मेडिकल एक्रोनिम्स के बीच का फर्क जानेंगे। आगे बढ़ते हुए कृत्रिम वीर्य सेचन पर बात होगी और अंत में परिवार बनाने के एक बेहद खूबसूरत विकल्प यानी गोद लेने की प्रक्रिया पर भी रोशनी डालेंगे। किसी भी समाधान या मेडिकल तकनीक की ओर बढ़ने से पहले समस्या के मूल को समझना बहुत जरूरी है। तो आइए सबसे पहले बंधिता और उससे जुड़े सामाजिक और मेडिकल सच का सामना करते हैं। अगर हम इसे विज्ञान के नजरिए से देखें तो इनफर्टिलिटी या बंध्यता का सीधा सा मतलब है असुरक्षित यौन सहवास के बावजूद बच्चा पैदा करने में असमर्थ होना। अब अक्सर इसे एक बहुत ही सामान्य समस्या मान लिया जाता है, लेकिन इसके पीछे कई बेहद जटिल कारण हो सकते हैं। ये कारण शारीरिक हो सकते हैं, जन्मजात हो सकते हैं या फिर किसी दवा के साइड इफ़ेक्ट्स, इम्यूनोलॉजिकल और यहाँ तक कि मनोवैज्ञानिक भी हो सकते हैं। यानी इसके पीछे पूरी एक फिजियोलॉजिकल साइंस काम कर रही है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बल्कि जरूरी बात है जो हमारे समाज की एक बहुत बड़ी गलतफहमी को तोड़ती है। अक्सर भारत जैसे देशों में बच्चा न होने पर सिर्फ महिलाओं को अनुचित रूप से दोषी ठहरा दिया जाता है, लेकिन विज्ञान क्या कहता है? मेडिकल साइंस बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताता है कि समस्या अक्सर पुरुष साथी में भी होती है। विज्ञान निष्पक्ष है और हमें भावनाओं या पुरानी मान्यताओं के बजाय सीधे तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए। जब प्राकृतिक रूप से समस्या आती है तो विज्ञान के पास कुछ बेहतरीन उपाय होते हैं। अब हम उस तकनीक की बात करेंगे जिसने बायोलॉजिकल चुनौतियों से निपटने के लिए वाकई चमत्कार किए हैं, यानी IVF तकनीक। इस तकनीक का पूरा नाम है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या IVF। आसान भाषा में कहें तो इन विट्रो का मतलब ही होता है शरीर के बाहर। इस पूरी प्रक्रिया में प्रयोगशाला के अंदर बिल्कुल वैसी ही स्थितियां बनाई जाती हैं जैसी इंसान के शरीर के अंदर होती हैं, ताकि निषेचन या फर्टिलाइजेशन हो सके। और शायद आपको पता हो, इसी वजह से आम बोलचाल में इसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। दिखने में ये जटिल लगता है, लेकिन इसे 3 स्पष्ट और आसान चरणों में समझा जा सकता है। पहला कदम होता है पत्नी या डोनर से अंडाणु यानी ओवम लेना और पति या डोनर से शुक्राणु यानी स्पर्म लेना। दूसरे कदम में प्रयोगशाला के सुरक्षित वातावरण में इन दोनों को मिलाकर एक युग्मनज या जाइगोट तैयार किया जाता है। और तीसरा अंतिम कदम है इस तैयार भ्रूण या एम्ब्रियो को वापस महिला के शरीर में सुरक्षित रूप से ट्रांसफर करना। सच में ये विज्ञान का एक शानदार नमूना है। अब आते हैं एक ऐसे बिंदु पर जो अक्सर कंफ्यूजन पैदा करता है। अगर कोई बायोलॉजी का छात्र इसे सुन रहा है तो इसे एक एग्जाम स्पॉटलाइट मान लीजिए, क्योंकि जिफ्ट और IUT के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। यहाँ सबसे अहम है 8 कोशिका का नियम या 8 सेल रूल। इसे ऐसे याद रखिए, जिफ्ट यानी जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर में अगर भ्रूण 8 ब्लास्टोमियर्स या कोरक खंडों तक का है तो उसे फेलोपियन ट्यूब में भेजा जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ IUT यानी इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर में अगर भ्रूण 8 कोरक खंडों से ज्यादा का हो चुका है तो उसे सीधे यूट्रस यानी गर्भाशय में ट्रांसफर किया जाता है। 8 तक है तो फेलोपियन ट्यूब और 8 से ज्यादा है तो सीधे यूट्रस। बिल्कुल सीधा और तार्किक गणित है। चलिए अब उन विशिष्ट तकनीकों की ओर बढ़ते हैं जो तब काम आती है जब समस्या सामान्य से थोड़ी ज्यादा पेचीदा हो, खासतौर पर गैमीट से जुड़ी दिक्कतें। इनमें सबसे पहला नाम है गिफ्ट का, यानी गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ये खास तौर पर उन महिलाओं के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो खुद अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती, लेकिन उनके शरीर का अंदरूनी वातावरण निषेचन और भ्रूण के विकास के लिए बिल्कुल सही है। इसमें बस एक छोटा सा बदलाव होता है, किसी डोनर से अंडाणु लेकर महिला की फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है और बाकी का काम शरीर खुद संभाल लेता है। दूसरी तकनीक है ICSI यानी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। नाम से ही पता चलता है कि यह एक माइक्रोस्कोपिक प्रिसिशन वाली प्रक्रिया है। इसमें एक अकेले शुक्राणु को एक बेहद बारीक सुई के जरिए सीधे अंडाणु के भीतर इंजेक्ट कर दिया जाता है। इस तरह फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया लगभग 100% सुनिश्चित हो जाती है, बिल्कुल टारगेट पर। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण तकनीक की, कृत्रिम वीर्य सेचन या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये विशेष रूप से पुरुष बांझपन से जुड़ी चुनौतियों का समाधान है। इस तकनीक का इस्तेमाल
मुख्य रूप से तब होता है जब पुरुष साथी में शुक्राणुओं की संख्या बहुत कम हो, जिसे मेडिकल भाषा में ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं, या फिर वह प्राकृतिक रूप से वीर्यसेचन करने में असमर्थ हो। याद है, हमने शुरुआत में उस सामाजिक भ्रम की बात की थी। विज्ञान उन्हीं पुरुष कारकों से जुड़ी वास्तविकताओं को बहुत ही प्रभावी ढंग से यहाँ संबोधित कर रहा है। अब ये काम कैसे करता है? इसमें पति या किसी स्वस्थ डोनर से सीमेन लिया जाता है, फिर उसे कृत्रिम रूप से स्त्री की योनि में डाला जाता है। इसका एक और उन्नत रूप है IUI, यानी इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, जिसमें इसे सीधे गर्भाशय या यूट्रस में पहुंचाया जाता है। असल में ये दोनों ही तरीके शुक्राणु को प्राकृतिक बाधाओं से बचाकर सीधे उसकी मंजिल तक पहुंचने में एक बड़ी मदद देते हैं। विज्ञान की इन अत्याधुनिक तकनीकों को समझने के बाद अब वक्त है इस पूरी चर्चा को क्लिनिकल लैब्स की दुनिया से बाहर निकालकर एक थोड़े अधिक भावनात्मक और व्यापक नजरिए से देखने का। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि मेडिकल तकनीकें किसी चमत्कार से कम नहीं है, लेकिन हमें इस सच्चाई को भी समझना होगा कि ART यानी आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स के लिए बहुत ही महंगे उपकरण और उच्च सटीकता चाहिए होती है। इसके अलावा इलाज के सफर में एक परिवार को भारी वित्तीय, भावनात्मक और नैतिक तनाव से गुजरना पड़ता है। ये कोई आसान रास्ता नहीं है। तो यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है, क्या मेडिकल साइंस की इन जटिलताओं और सीमाओं से परे जाकर भी एक परिवार को पूरा करने का कोई और तरीका है? एक पल रुककर इस बारे में सोचिए, और इसका जवाब हमारे सामने ही है। गोद लेना। भारत में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्हें एक प्यारे घर की तलाश है। कानूनी रूप से बच्चा गोद लेना परिवार बनाने का एक बेहद खूबसूरत और मान्यता प्राप्त तरीका है। इसे सिर्फ एक बैकअप प्लान की तरह नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि ये एक ऐसा मानवीय कदम है जो एक साथ दो जिंदगियों को खुशियों से रोशन कर देता है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में आपके लिए एक विचार छोड़कर जा रहे हैं। अंततः क्या एक परिवार सिर्फ बायोलॉजी और जीन से परिभाषित होता है, या फिर ये प्यार करने और एक दूसरे का साथ निभाने के चुनाव से बनता है? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। विज्ञान अपनी जगह है और हमारी मानवीय भावनाएं अपनी जगह। इसी के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।